नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी रण चल रहा है तो बड़ा खेल बीजेपी ने पंजाब में कर दिया है। आम आदमी पार्टी में ऑपरेशन लोटस हो गया है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह, राजेंद्र गुप्ता, ये 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि 2/3 सांसदों ने एक साथ इधर आम आदमी पार्टी छोड़ी और उधर बीजेपी में ज्वाइनिंग कर ली। 2/3 सांसदों का हटने का मतलब यह है कि अब इनके ऊपर दल बदल कानून भी लागू नहीं हो सकता। अब भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ये कह लें कि हम इस मामले को चैलेंज करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हमने राज्यसभा के सभापति को बाकायदा नोटिस देकर इनकी सांसदी रद्द करने की मांग कर दी है, लेकिन अब ये सब खामख्याली है। अब ये वो लड़ाई है जो पहले ही बीजेपी लड़कर जीत चुकी है। अब ये वो लड़ाई नहीं है जो किसी बैटल ग्राउंड में लड़ी जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को कानो कान खबर नहीं लगी। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति के घर में वो रह रहे थे, अशोक मित्तल के घर में वो रह रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्ट किया कि उन्हें अब सरकारी घर अलॉट हो गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर जो उन्हें सरकारी आवास मिलना था वो आवास अलॉट हो गया है, इसलिए वो अशोक मित्तल जी का घर छोड़ रहे हैं। इधर अशोक मित्तल जी ने पार्टी ही छोड़ दी। अब आप इसे ये कह सकते हैं कि भाई आज की राजनीति में लोग विचारों को कपड़ों की तरह उतार कर बदल रहे हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का छापा पड़ा नहीं कि यहां सांसद टूटने लगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि क्या वाकई में राघव चड्ढा, संदीप पाठक या अशोक मित्तल, चूंकि एक व्यवसायी हैं, राजेंद्र गुप्ता एक व्यवसायी हैं, ये इसलिए पार्टी से अलग हो गए क्योंकि कोई ईडी का छापा पड़ गया? संदीप पाठक कौन से व्यापारी हैं? राघव चड्ढा कौन से व्यापारी हैं? ऐसा कौन सा इनका बिजनेस है जिस बिजनेस में लूप होल्स ढूंढने के लिए बीजेपी इनके पीछे पड़ जाएगी? सवाल यह है कि कुमार विश्वास कौन से व्यापारी थे? कपिल मिश्रा ऐसा कौन सा व्यापार कर रहे थे कि उन्हें बीजेपी का डर था? सवाल ये भी कि स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता की गई, जो आरोप वो आम आदमी पार्टी पर लगाती है, ऐसा उन्होंने क्या गलत कह दिया था, या कौन सा ईडी का डर उन्हें सता रहा था कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? हाँ, आप योगेंद्र यादव के लिए कह सकते हैं, आप प्रशांत भूषण के लिए कह सकते हैं कि उन्हें राज्यसभा सीट चाहिए थी, नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए। किरण बेदी क्यों पार्टी से अलग हो गई? शाजिया इल्मी क्यों आम आदमी पार्टी छोड़कर चली गई? क्या ये सब गलत थे? क्या आज अरविंद केजरीवाल को इस आत्ममंथन की आवश्यकता नहीं कि योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, अलका लांबा, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, पत्रकार आशुतोष, राघव चड्ढा, कैलाश गहलोत, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, और सबसे बड़ा नाम तो इन सब में मैं ऊपर ले रही हूँ संदीप पाठक का, जिसमें चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। मेरी बात हो रही थी जो आम आदमी पार्टी को लगातार इतने सालों से कवर कर रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा से। उन्होंने बताया कि शौक इस बात का नहीं है कि राघव चड्ढा चले गए, शौक इस बात का भी नहीं है कि स्वाति मालीवाल पार्टी छोड़कर चली गई, क्योंकि स्वाति मालीवाल तो वैसे भी पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल, उनकी कार्यप्रणाली, महिलाओं को लेकर उनकी दृष्टि, इन सब को लेकर इतने सारे आरोप वो लगा रही थी। आश्चर्य इस बात का है कि संदीप पाठक ने पार्टी से अपनी राह जुदा कर ली, क्योंकि पार्टी में कहा जाता था कि कभी संजय सिंह ये पार्टी नहीं छोड़ सकते, कभी संदीप पाठक ये पार्टी नहीं छोड़ सकते। उन संदीप पाठक ने ये पार्टी छोड़ दी जिनकी इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में खुद आम आदमी पार्टी में कहा जाता रहा कि ये आम आदमी पार्टी के चाणक्य है, जो सिर्फ काम पर फोकस करते हैं, जो किसी तरीके की मक्खनबाजी, लीपापोती में विश्वास नहीं करते हैं, जो एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक संगठनात्मक पदाधिकारी को बाय नेम जानते हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि पंजाब में 13% अगर वोट शेयर बढ़ा आम आदमी पार्टी का तो इसके पीछे संदीप पाठक की रणनीति रही।
जो इलेक्शन भले ही खुद नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक एक कैंडिडेट को इलेक्शन कैसे लड़वाना है इसकी रणनीति बना रहे थे। उस संदीप पाठक ने इस पार्टी को छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि आम आदमी पार्टी अपनी दिशा से भटक गई है। संदीप पाठक का छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। और आप उनके ऊपर आरोप क्या लगाएंगे? संदीप पाठक पर आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा सकती है? क्या वो बीजेपी से डर गए? किस बात से डर जाएंगे? किस बात से डर जाएंगे? ऐसा कौन सा व्यापार वो कर रहे थे कि वो ईडी के छापे से डर जाएंगे? और संदीप पाठक का आम आदमी पार्टी को छोड़ना तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर हमारे अपने सोर्सेस से ये बता रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को अंदर से खोखला कर सकता है, क्योंकि वो अकेले नहीं गए हैं। आने वाले दिनों में संगठन के बहुत से महत्वपूर्ण पिलर्स को वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो इलेक्शन मशीनरी को जो है एक्सिलरेट करने में, उसको धार देने में, रणनीति बनाने में इनकी टीम थे। आम आदमी पार्टी की इलेक्शन टीम को खड़ा करने में संदीप पाठक का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो अब संदीप पाठक अगर जब चाहें वो तोड़ सकते हैं। आज भले ही पंजाब विधानसभा चुनाव में इसका कोई बड़ा असर दिखाई दे या ना दे, लेकिन आने वाले समय में चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, वहां पर इसका असर दिखाई देगा। उसका असर राजस्थान में भी दिखाई देगा। वो तमाम क्षेत्र जहां जहां पर आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो रहा है या संगठन मजबूत हो रहा है। अब संदीप पाठक ने क्यों आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया? तो जो जानकार बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ, इन दोनों ही चुनाव में संदीप पाठक को एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने हाशिए पर रख दिया। वो व्यक्ति जिसकी इलेक्शन स्ट्रैटेजी को विद इन द पार्टी, विद इन द जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये कहा जा रहा था कि ये आम आदमी पार्टी के अमित शाह हैं, उस संदीप पाठक की एक नाकामी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परिणाम ना होने और फिर 2000 लोकसभा चुनाव के बाद जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने पर धीरे धीरे संदीप पाठक को पिछले 1.5-2 साल में बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, जहां पर आम आदमी पार्टी की हैसियत नहीं है। गोवा आतिशी को दे दिया गया। अब आप बताइए कि 2024 का चुनाव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, अच्छा दिल्ली का भी आपने देखा किस तरीके से एक ऐसे शख्स के हाथ में अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से कमान संभाल दी, जिसके ऊपर खुद फिर ईडी सीबीआई की तलवार लटकती रही। मैं अब उस व्यक्ति का नाम क्या लूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हमेशा से क्या अपने भरोसेमंद लोगों पर अचानक से भरोसा आता है, अचानक से भरोसा टूट जाता है। कभी कुमार विश्वास उनके इतने अपने थे, फिर उन पर से उनका भरोसा डिग गया। कभी संदीप पाठक उनके इतने अपने थे, संदीप पाठक को उन्होंने कॉर्नर कर दिया। कभी योगेंद्र यादव उनके बहुत अपने थे, योगेंद्र यादव से उन्होंने किनारा कर लिया। बहुत पुरानी बात है, जब अमेठी में 2014 का लोकसभा चुनाव में कवर कर रही थी और उस वक्त आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास जो है चुनाव लड़ रहे थे, तब मैं वो क्षेत्र कवर करने गई थी। मैंने कुमार विश्वास से पूछा था कि आप ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मैं एक बदलाव लाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि सिल्वर स्पून वाले पॉलिटिशियंस को भी चैलेंज किया जा सकता है। वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि उनकी भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन हाल ही में ये पता चला कि कुमार विश्वास ने खुद ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि मुझे तो बताया ही नहीं गया था, मुझसे तो मंत्रणा ही नहीं हुई थी, मुझे तो लूप में रखा ही नहीं गया था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा, बस अचानक से मेरे नाम का ऐलान कर दिया गया। तो क्या इस तरीके से अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपने अमेठी जैसे एक इतने महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में कुमार विश्वास के नाम का ऐलान कर दिया, बिना कुमार विश्वास की राय लिए आपने उन्हें एक टफ बैटल ग्राउंड में भेज दिया। खैर कुमार विश्वास भी जो है वो लड़े जाके वो चुनाव और लगातार वो वहीं पर रहे। उनके कैंपेन में शाजिया इल्मी भी आई थी उनके लिए प्रचार करने। मैंने शाजिया इल्मी से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये चुनाव आप जीत सकते हैं। और 2014 का चुनाव आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर सी दिखाई दे रही थी। उस वक्त कुमार विश्वास
राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, अमेठी में ये तीन चेहरे थे 2014 में जो चुनाव लड़ रहे थे। तब शाज़िया इल्मी आम आदमी पार्टी की नेता हुआ करती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मीनाक्षी, मैं ऊपर वाले की कसम खा के कहती हूँ, मैं कोट अनकोट उन्हें ही बता रही हूँ कि मैंने अपना सब कुछ इस पार्टी को दे दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत आम आदमी पार्टी को दे दी। अब सोचिए ज़रा, जिसने अपनी जमा पूंजी, पूरी ताकत, पूरी मेहनत आम आदमी पार्टी के लिए लगा दी, वो शाज़िया इल्मी आज बीजेपी में है। अरविंद केजरीवाल ऐसे बड़े चेहरों को अपने साथ क्यों नहीं रिटेन कर पाए, और आज वो नाम संदीप पाठक का है। संदीप पाठक जैसे एक काबिल नेता को आपने हाशिए पर रख दिया। आपने छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, जहां पर आम आदमी पार्टी का कोई संगठन ही नहीं है। वहां पर एक नए सिरे से संगठन को तैयार करने की जरूरत थी। आपने वहां पर उन्हें भेज दिया। आप गोवा भेज सकते थे, आप गुजरात भेज सकते थे, आप दिल्ली का काम दे सकते थे, आप राजस्थान की भी जिम्मेदारी दे सकते थे, जहां पर पार्टी अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रही है। आप हरियाणा दे सकते थे, आप पंजाब दे सकते थे, जहां पर पहले ही संदीप पाठक ने बतौर स्ट्रैटेजिस्ट काम किया, लेकिन आपने उनको एकदम कॉर्नर कर दिया। तो उनके सामने और विकल्प क्या रहता है? क्या वो अपने आप को अरविंद केजरीवाल के उन सो कॉल्ड नोशंस में कि हम बीजेपी को हरा देंगे, हम कांग्रेस को हरा देंगे, हम एक नई तरीके की राजनीति करेंगे, जबकि हम ये जानते हैं कि आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपनी पार्टी में इसीलिए सांसद बनाकर भेज रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी क्या थी? तो ये अरविंद केजरीवाल को सोचने की ज़रूरत है। हालांकि भगवंत मान का बयान भी आप देखें, राघव तो सरपंच बनने लायक भी नहीं है। क्या ये बड़े बोल नहीं हैं? अगर राघव चड्ढा सरपंच बनने लायक नहीं थे भगवंत मान जी, तो आपने इतने दिनों से उन्हें राज्यसभा सांसद क्यों बनाकर रखा हुआ था? आपने इतने दिनों तक उन्हें ये सम्मान क्यों दिया? या तो वो सम्मान गलत था, या फिर आज आपका बयान गलत है। मैं कुछ नेताओं के बयान आपके सामने ज़रूर रखूंगी जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बाद झटका लगा है। अब आप देखें, जो संजय सिंह भी कह रहे हैं कि हम इसे चैलेंज करेंगे। राघव चड्ढा का कार्यकाल 2028 तक का है, संदीप पाठक भी 2028, अशोक मित्तल अप्रैल 2028, हरभजन सिंह अप्रैल 2028, विक्रमजीत सिंह जुलाई 2028 और राजेंद्र गुप्ता अप्रैल 2028 तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है। इनमें से सबसे लंबा जो कार्यकाल अभी दिखाई दे रहा है वो स्वाति मालीवाल का है, जो जनवरी 2030 तक का दिखाई दे रहा है। अब आप कर लीजिए इसे चैलेंज। 2/3 सांसद आपकी पार्टी से अलग हुए हैं, आप कर लीजिए इससे चैलेंज। तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब विचारधारा वाली राजनीति जैसी बात तो रह नहीं गई है पॉलिटिक्स में, लेकिन ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं ना कि पंजाबियों के साथ बीजेपी ने धक्का दिया है, तो अरविंद केजरीवाल भी आत्ममंथन करें कि उन्होंने किस किस को धक्का दिया। स्वाति मालीवाल, मैंने तो इतने सारे नाम आपके सामने रख दिए। कोई तो कारण होगा कि पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स एक एक करके आपसे छिटक गए। कोई तो कारण होगा, इसे समझने की आवश्यकता है। मैं राज्यसभा का गणित एक बार आपके सामने रख दूं। राज्यसभा का गणित ये है कि अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के मात्र 3 सांसद रह जाएंगे, और 3 सांसद ही इस वक्त लोकसभा में हैं। 106 सांसद इस वक्त भाजपा के राज्यसभा में हैं। तो अगर आप यूं देखें कि राज्यसभा का नया गणित है, जैसे ही आम आदमी पार्टी के ये 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, ये आंकड़ा 106 से 113 का हो जाएगा, और 245 चूंकि खुद राज्यसभा की टोटल कैपेसिटी है। ऐसे में कोई भी यदि बहुमत आपको चाहिए तो उसके लिए 123 सांसदों का आपके साथ होना जरूरी है। तो राज्यसभा में एक बार फिर बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ गई है और आम आदमी पार्टी की और विपक्ष की स्ट्रेंथ घट गई है। अब इसका असर पंजाब के चुनाव में कितना पड़ता है? वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं कि पंजाब चुनाव में इसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन कल गुजरात में निकाय चुनाव है। संगठन कितना कमजोर है कि साथ साथ राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग हो गए और पार्टी के संयोजक को कानों कान खबर नहीं लगी, उन्हें हवा तक नहीं लगी। इसका असर तो दिखाई देगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत की सरकार है, यहाँ पर अभी इसका असर भले ही ना दिखाई दे। ये भी हो सकता है कि पंजाब में बीजेपी आने वाले चुनावों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना ला पाए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी जो मेजर फोर्स है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। अब तो अकाली दल का भी प्रभुत्व वहाँ पर कम होता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है
कि पंजाब में भले ही इसका इम्पैक्ट ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा में विपक्ष की मजबूती कम हुई है और इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी में लगे इस डेंट का असर बाकी राज्यों में ज़रूर दिखाई देने वाला है। आज इस चर्चा में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमसे साझा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन रिएक्शंस को पढूं और उस पर अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष टॉपिक पर मैं एजेंडा लेकर आऊं तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस विषय पर आप ये एजेंडा करना चाहते हैं।